हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर फिर से द हिंदू के एडिटोरियल के साथ उपस्थित हुए हैं। संदर्भ की जानकारी हासिल करेंगे, पूरे एडिटोरियल को पढ़ेंगे, शब्दों को जिस तरीके से हम डिकोड करते आए हैं ठीक वही परंपरा यहाँ पर भी अपनाएंगे और संदर्भ के हिसाब से शब्द की मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि शब्दों को रटा ना जाए, बेहतर है कि संदर्भ के हिसाब से उसको समझें और रिवीजन करें और उपयोग में लाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जो लंबे समय तक आप किसी भी शब्द की उपयोगिता और उसके सेंस को ध्यान में रख सकते हैं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज का संदर्भ क्या है और कौन कौन से नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने रखते हैं द हिंदू का एडिटोरियल। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लगे कि कोई शब्द इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नया है तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। सेशन समाप्त होने के बाद 2-4 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिएगा। जो लाइव क्लास होती है वहां पर भी वो शब्द कहीं ना कहीं रिवीजन हो ही जाता है, और अगर ना हो तो आप खुद से उसको रिवीजन करें, क्योंकि जरूरी है रिवीजन, क्योंकि इसके बिना वो टिकेगा नहीं आपके पास। तो अगर शब्दों में बेहतर स्थिति करनी है तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि हम उसको अपने उपयोग में लाएं। जो पुराने शब्द इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जगह पर कोई नया शब्द आता है तो हम उसको प्रयोग करें, साथ में बार बार रिवीजन करें। और पढ़ने का पहला उद्देश्य यही है कि आप जो चीज पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, उसको भूलें नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, एक मिनट। चलिए, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखते हैं टॉपिक क्या है। कह रहा है कि चार्ज सीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस ऑफ प्राइंग आइज। अब देखिए, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है सूक्ष्म परीक्षण। किसी भी चीज को अगर हम बहुत बारीकी से जांचें तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्क्रूटनी। तो कह रहा है चार्ज सीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस ऑफ प्राइंग आइज। प्राइंग का मतलब होता है दूसरे के मामले में ताक झांक करना। तो मतलब यह है कि चार्जशीट की स्क्रूटनी करने का मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहे हैं, दूसरे के मामले में ताक झांक कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई और इंटेंशन है। जो हेडिंग यहां पर दिया गया है, संदर्भ आगे पढ़ेंगे। प्राइंग एंड स्क्रूटनी दो आपके लिए नया शब्द है। स्क्रूटनी से शायद आप परिचित होंगे। कह रहा द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया रीच द ऑलमोस्ट लास्ट फ्रंटियर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट्स एग्रीइंग टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ सम ऑफ इट्स हियरिंग्स। क्या कह रहा है कि द हाईएस्ट कोर्ट, यानी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। द ऑलमोस्ट लास्ट फ्रंटियर मतलब क्या है कि वो अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। किस मामले में? ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट्स अग्रीइंग टू लाइव टेलीकास्ट ऑफ सम ऑफ इट्स हियरिंग्स। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी पारदर्शिता में सबसे मतलब पराकाष्ठा पर पहुंच गया है इस बात का ऑर्डर देकर के कि आप उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाही होती है, उसका कुछ का आप लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। अ मूव वार्मली वेलकम्ड बाय एक्टिविस्ट क्लैमरिंग फॉर मोर ओपननेस। अब देखिए, क्लैमर का क्या मतलब है? अगर हम यहां पर संदर्भ के हिसाब से मीनिंग करें तो आ रहा है कि अ मूव वार्मली वेलकम्ड बाय एक्टिविस्ट डिमांडिंग फॉर मोर ओपननेस। मतलब है कि जो डिमांड कर रहे थे और ओपननेस की। ओपननेस कहने का मतलब है खुलेपन से। कि अक्सर क्या होता था ना कि पुराने जमाने में तो ऐसी स्थिति थी, और शायद संदर्भ में चर्चा होगी ही, कि विशेष करके सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते और आपको उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। सारा गुप्त होता था कि जज ने कैसे फैसला किया, क्या किया, नहीं किया, और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकते थे। और अगर सवाल उठाए तो वो फिर आपके लिए एक प्रकार का अपराध था जिसकी सजा आपको मिल सकती है। तो यही चीज है कि जो लोग एक्टिविस्ट जो थे वो अब यहां पर आके क्लैमर का क्या मतलब है?
तो मतलब है कि हल्ला करते हुए डिमांड करना, हुल्लड़बाजी करके या फिर मतलब अपनी एक्टिविटी दिखा करके, काफी शोरगुल भरा हुआ डिमांड जिसको कहते हैं, हम उसके लिए क्लैमर शब्द इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली अगर आप सिर्फ डिमांड भी याद रखते हैं कि अ मूव वार्मली वेलकम्ड बाय एक्टिविस्ट, किसके द्वारा? एक्टिविस्ट के द्वारा इसका स्वागत किया गया। क्लैमरिंग फॉर मोर ओपननेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, देखिए जो ये चाहते थे कि भाई और ओपननेस आना चाहिए, खुलापन आना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, ठीक। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज स्टेटमेंट दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट विल नाउ बी ट्रांसलेटेड इन 4 लैंग्वेजेस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह भी स्टेटमेंट आया कि भैया अब जो है, जो फैसला आएगा, स्टेटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, वो 4 भाषाओं में, हिंदी में, ये आपके लिए करंट अफेयर्स का भी एक हो गया, जानकारी हो गई यहां पर, उड़िया में, तमिल में और गुजराती में ट्रांसलेट की जाएगी। कह रहे एज द इंग्लिश लैंग्वेज इन इट्स लीगल अवतार इज नॉट कंप्रिहेंसिबल टू 99.9% ऑफ द सिटीजन। अब यहां पर संदर्भ के हिसाब से कंप्रिहेंसिबल का मीनिंग आप लगाएंगे तो इंग्लिश के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 99.9% लोगों को जो ये अंग्रेजी अवतार है, जो भाषा है, वो समझ में नहीं आती है। तो यही उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये लगभग सभी लोगों को समझ में आए। दिस इज द रीजन कि 4 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने की अनुमति दी गई है। कह रहा है इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग जुडिशियल प्रोसेस मोर एक्सेसिबल, मतलब है कि ये एक दूसरा कदम है जो ये साबित करेगा कि जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स है, जो प्रोसेसेस हैं, वो सब तक पहुंच सके, सभी लोग उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। कह रहा है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप अ सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंसमेंट ऑन चार्जशीट अपीयर्स टू बी रेट्रोग्रेड। अब रेट्रोग्रेड कहने का मतलब यहां पर क्या है, कुछ गड़बड़ के सेंस में आ रहा है ना। रेट्रोग्रेड का सेंस क्या आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं से नेगेटिव सेंस आ रहा है। क्यों कह रहा है कि देखिए यहां पर पहला ही शब्द आ गया मेरा अगेंस्ट, है ना। तो अगेंस्ट जैसे ही आया तो सेंस क्या आ रहा है, उल्टा आएगा। मतलब यहां जो बात कही गई ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अच्छे फैसले की बात है, अच्छी चीजें जो की गई है उसकी बात की गई कि भाई 4 भाषा में ट्रांसलेट होगा। साथ में ये हो गया कि भैया कुछ एक प्रोसीडिंग्स को हम लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। कह रहा है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप अ सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट ऑन चार्जशीट अपीयर्स टू बी रेट्रोग्रेड। मतलब क्या है ना, कुछ पतनकारी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जो बेहतर स्थिति में ना हो, मतलब उसको क्या कहेंगे, उसको अगर सही सही कहिए तो एम्बैरेसिंग कह सकते हैं, कि जो हतोत्साहित करने वाला है। तो रेट्रोग्रेड का सेंस यहां पर आ रहा है। ऐसे नॉर्मली कई सारे सेंस आते हैं, बस इस संदर्भ में जो यहां पर फिट बैठ रहा है वो आ रहा है कि इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का चार्जशीट को लेकर के अनाउंसमेंट है वो कैसा है, वो पतनकारी है। मतलब है कि खुश होने वाला नहीं है, हतोत्साहित करने वाला है, दुखी करने वाला है। इसका मतलब वही होता है, कंफर्म आप चेक कर लीजिएगा। कह रहा है हियर द कोर्ट रूल्ड दैट, अब यहां कोर्ट ने क्या कहा कि चार्जशीट लेड अगेंस्ट अक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कहा कि चार्जशीट जो होता है क्रिमिनल केस में वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है विद इन द मीनिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और द इंडियन एविडेंस एक्ट। देयरफॉर द डिमांड दैट चार्जशीट in a criminal case should be uploaded on a public website as soon as it is filed in court was untenable। अब untenable का मतलब क्या है? untenable का मतलब है कि अगर आप देखिएगा कि वो हवाला दिए किसका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का दिए और इंडियन एविडेंस एक्ट का दिए कि भैया ये जो चार्जशीट है ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कि अपलोड कर दिया जाए। तो क्या कह रहा है, देयरफॉर the demand that charge sheet in criminal case should be uploaded on the public website as soon as it is filed in court was untenable। मतलब है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यह अनटेनेबल है, जिसको नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते अपलोड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की। एक तरफ तो इन्होंने क्या कहा कि भैया ठीक है, कुछ प्रोसीडिंग्स को आप लाइव टेलीकास्ट करा लीजिए, जजमेंट को 4 भाषाओं में ट्रांसलेट कर लीजिए, दैट वाज द गुड पॉइंट। अब यहां पर क्या कह रहा है कि भैया चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। हवाला किस किस का दिया, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और इंडियन एविडेंस एक्ट का हवाला देते हुए यह कहा कि इसीलिए भैया ये जो आप कह रहे हैं कि जो चार्जशीट बनता है आप उसको अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पर, यह अनटेनेबल है। मतलब यह अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसको अप्लाई इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा था, ऑर्डर वॉज पास्ड व्हाइल
डिस्पोजिंग ऑफ द पिटीशन फाइल्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, आप सबने जॉली एलएलबी देखी होगी, उसमें बार बार इसकी चर्चा होती है। पीआईएल, पीआईएल का मतलब हिंदी में आसान भाषा में समझिए तो ये होती है जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इलाका है आपके मोहल्ले में जहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है और आपको लगता है कि ये एक लापरवाही है सरकारी तंत्र के द्वारा जहां पर कि वो होता है, तो आप चाहें तो सरकार के खिलाफ या नगर निगम के खिलाफ या रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके सिर्फ जहां पर जिसकी लापरवाही आपको लगती है, आप एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और जो ये करता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट। तो वहां पर वही है कि द ऑर्डर वॉज पास्ड, ये ऑर्डर कब पास्ड हुआ, वाइल डिस्पोजिंग ऑफ पिटीशन। अब यहां पर डिस्पोज का मतलब क्या होता है, खत्म करना, समाप्त करना, जानते ही हैं। लेकिन यहां डिस्पोज का क्या मतलब है, यहां डिस्पोज का मतलब है निपटारा करना। क्या होता है, निपटारा करना। कह रहा है कि यह ऑर्डर कब पास हुआ, जब वो निपटारा कर रहे थे एक पिटीशन का जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, जो कि एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट द्वारा किया गया था। उस दौरान यह बात कही गई और बात यह थी कि भैया बाकी इधर जो करना है, प्रोसीडिंग्स की लाइव करनी है कर लो, कुछ एक की 4 भाषाओं में जजमेंट को ट्रांसलेट कराना है करा लो, बट चार्जशीट पब्लिक नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इट इज अ स्टेप दैट मे बी व्यूड एज अ सेटबैक फॉर दोज पुशिंग फॉर greater transparency in the criminal justice administration, as this has several implications as far as investigation, getting officials and victim of the crime are concerned. अब यहां पर उसका कंक्लूजन नीचे ला रहा है कि यह एक ऐसा स्टेप है, मे बी व्यूड एज अ सेटबैक। अब सेटबैक क्या है, कुछ नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ मतलब रुकावट के तौर पे देखेंगे, बाधा के तौर पे देखेंगे, सेंस तो वही आ रहा है। इट इज अ स्टेप दैट मे बी व्यूड एज अ सेटबैक। किसके लिए बाधा है, रुकावट है, फॉर दोज पुशिंग फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में और इस मामले में और चाहते थे कि खुलापन मिले, अधिकार मिले एडमिनिस्ट्रेशन, एज दिस हैज सेवरल इंप्लीकेशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारी उलझने हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे हम इसको अपलोड करने की बात कह लें, दोनों बात को बैलेंस तरीके से यहां पर रखा गया है। एज फार एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स एंड विक्टिम ऑफ क्राइम आर कंसर्न। बिल्कुल, अगर उसको ध्यान में देखें तो चार्जशीट डाल देने से बहुत सारी बातें सामने आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल कोई है तो उसके ऊपर फिर शक उत्पन्न हो सकता है, या फिर विक्टिम के लिए कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और किसी एक बेंच ने ऐसा फैसला लिया होगा। आगे क्या कह रहा है कि कंट्राडिक्टिंग एन अर्लियर ऑर्डर। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला जो है कि चार्जशीट पब्लिक नहीं कर सकते, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट करने का मतलब है विरोधाभासी होना। मतलब कुछ पहले हुआ, अर्लियर ऑर्डर कह रहा है, इसका मतलब इससे पहले कुछ होगा, हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है ऑन द फेस ऑफ इट द जजमेंट सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट where in Youth Bar Association of India versus Union of India 2016, ये एक केस था, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया इट डायरेक्टेड दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR in any case should be on the relevant investigating agency's website within 24 hours of its registration। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो कहा गया कि चार्जशीट को वेबसाइट पर नहीं डालेंगे, ये कंट्राडिक्टरी है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 वाले फैसले के हिसाब से, जहां पर उसने ये कहा था कि FIR जो होगा, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगा, उसको हम उस एजेंसी के रेलेवेंट वेबसाइट पर, यानी कि जो उचित है रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर, जब वो रजिस्टर कराया जाता है उसके 24 घंटे के अंदर अपलोड किया जाएगा। मतलब यह है कि इससे पहले एक फैसला आया था यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में, जहां यह कहा गया था कि अगर FIR रजिस्टर होता है तो 24 घंटे के अंदर रिलेवेंट एजेंसीज के वेबसाइट पर वो अपलोड हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि दिस वॉज द फॉर पब्लिक पर्सुअल एंड एप्रोप्रिएट एक्शन। ये क्यों था?
पब्लिक परस्यूअल के लिए था, पब्लिक की जानकारी के लिए था, उसके अवेयरनेस के लिए था, वो जो जानना चाहते थे उनके लिए था। कह रहा है बट इन द कोर्ट्स व्यू नाउ द चार्जशीट दैट इज द फाइनल रिपोर्ट स्पेसिफाइड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब क्या कह रहा है कि लेकिन कोर्ट के व्यू में ये जो चार्जशीट है, ये चार्जशीट एफआईआर नहीं होता है। चार्जशीट और एफआईआर में डिफरेंस है। एफआईआर होता है पहली रिपोर्ट कि मेरी बेटी खो गई, मेरे बेटे का किडनैप हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर जो पूरी जानकारी देते हैं वो है एफआईआर। लेकिन जब कोई ऑफिसर उसकी जांच करता है, जो उसमें निकल करके सामने आता है, चाहे दोनों केस में खोने वाला मिल जाए या फिर कुछ और बुरा हादसा हो जाए, तो जो जांच रिपोर्ट फाइनल होती है उसको जो पुलिस तैयार करता है वो कहलाता है चार्जशीट। तो वही चीज कह रहा है कि चार्जशीट दैट इज द फाइनल रिपोर्ट स्पेसिफाइड बाय कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये जो स्पेसिफाइड किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो कोड है उसका, उसके द्वारा इज ऑन फुटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एफआईआर। ओब्वियसली ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एफआईआर है। क्या कह रहा है कि एंड hence cannot be shared with anyone other than the accused and the victim। यह किसी और से शेयर नहीं किया जा सकता है सिवाय अक्यूज्ड और विक्टिम के। बात तो सही है कि जिसने आरोप लगाया है या जिस पर हुआ है और जिसके द्वारा किए जाने की संभावना है, इस दोनों के साथ इसको शेयर किया जा सकता है, बट इसके अलावा किसी और को शेयर नहीं किया जा सकता है। बात यहां पर यह कही जा रही है। क्या कह रहा है कि दिस वॉज प्रिज्यूमेबली बिकॉज अ चार्जशीट, क्या कह रहा है, चार्जशीट was a comprehensive account of crime in question and had a vital information such as a list of prosecution witness and document in support of investigating officers conclusion। अब ये क्या कह रहा है कि इस शब्द का मीनिंग देखिए, this was presumably, प्रिज्यूम करना, अज्यूम करना, संभवतः, ऐसा लग रहा है कि this was presumably because a charge sheet was a comprehensive account। comprehensive का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। comprehend का मतलब समझना, comprehensive का मतलब व्यापक, समझने योग्य, ठीक है। तो comprehensive account होता है ये किसका? क्राइम का। question and had, crime in question and had vital information such as list of prosecution witness and documents in support of the investigating officer's conclusion। साथ में इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कंक्लूजन में वहां पर लगाया है। कह रहा है कि दो सच मटेरियल वुड बिकम पब्लिक नॉलेज ड्यूरिंग द ट्रायल इन द टॉप कोर्ट्स व्यू एनी एक्शन टू पार्ट विद डिटेल कंटेन इन दिस डॉक्यूमेंट इवन बिफोर अ ट्रायल बिगिंस वुड बी डेट्रीमेंटल टू द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम। देखिए कोर्ट का पॉइंट क्लियर है कि कह रहा है दो सच मटेरियल वुड बिकम पब्लिक नॉलेज ड्यूरिंग द ट्रायल, ये चीज पब्लिक नॉलेज में होना ट्रायल के दौरान इन द टॉप कोर्ट्स व्यू, टॉप कोर्ट के व्यू में क्या है कि एनी एक्शन टू पार्ट विद द डिटेल कंटेन इन दिस डॉक्यूमेंट इवन बिफोर ट्रायल बिगिंस वुड बी डेट्रीमेंटल। क्या होगा? हानिकारक होगा, है ना, डेट्रीमेंटल होगा टू द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम। किसके लिए हानिकारक होगा? अक्यूज्ड के लिए भी, विक्टिम के लिए भी। The court has observed that open publicity to what is contained in the final report is not within the scheme contemplated by the code of criminal procedure। मतलब है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर में विचार करके यह बात कहा गया है वो उसके साथ सुसंगत नहीं है। क्या कह रहा है कि द कोर्ट हैज ऑब्जर्व, कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि ओपन पब्लिसिटी जो है चार्जशीट की, कह रहा है कि व्हाट इज कंटेंट इन द फाइनल रिपोर्ट is within the scheme contempt is not within the, मतलब वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर का एक दायरा है उसमें ये फिट नहीं बैठता है, ये सुसंगत नहीं है। दैट्स व्हाई चीफ जस्टिस या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये कहना है कि भैया ठीक है, ओके, बट चार्जशीट जो है वो हम अपलोड नहीं करेंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, टाइम्स हैव चेंज्ड। अब कह रहा है कि समय बदल गया। लेखक के ओपिनियन में यहां पर समय के बदलाव का हवाला दिया जा रहा है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है वी आर नाउ अ लॉन्ग वे फ्रॉम अर्ली डेज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब शुरुआती दौर में जो संविधान के था, देखिए मैंने जो चर्चा की थी अभी, शायद उसी लाइन को यहां पर कहने जा रहे हैं कि व्हेन कॉन्फिडेंशियलिटी वाज द मंत्रा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविटी।
कॉन्फिडेंशियलिटी जो थी, जो कॉन्फिडेंस होता है, गूढ़ छुपा हुआ रहस्य, मतलब उसको छुपा करके रखना, वो मंत्र था जुडिशियल एक्टिविटी का, हर जुडिशियल एक्टिविटी का। कोर्ट्स देन वर अ सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन। अब सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है अति पवित्र। उस समय में कोर्ट अति पवित्र संस्था हुआ करती थी, है ना। वेयर नन ऑफ देयर एक्शन वॉज ओपन टू क्रिटिसिज्म और एनी काइंड ऑफ स्क्रूटनी, जहां पर कि उनका कोई भी फैसला जो है ना वो क्रिटिसिज्म के लिए नहीं था और ना ही उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाता था। कह रहा है कि द स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल डिसीजन स्टूड अ फेयर चांस ऑफ इनवाइटिंग कंटेम्प्ट एंड पनिशमेंट। देखिए बात वही हो गया ना, क्या कह रहा है कि स्लाइटेस्ट मतलब इतना सा भी अगर आप कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दिए, वो एक प्रकार का इनविटेशन था अपने लिए आफत बुलाने का। क्या है कि चांस ऑफ इनवाइटिंग कंटेम्प्ट एंड पनिशमेंट। कह रहा वी नाउ हैव सिचुएशन वेयर जजेज आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड। इसलिए राइटर ने कहा कि समय बदल गया, अब तो ऐसा हो गया कि हम जज की भी निंदा करते हैं, उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए कह रहा इन द मीडिया फॉर देयर जुडिशियल डिसीजन दैट आर अनकन्वेंशनल एंड नॉट इन द लाइन विद पॉपुलर एक्सपेक्टेशन। क्या है कि अब कह रहा है कि ये टोटली अपरंपरागत है। आजकल तो ऐसा हो गया, कहा कि वक्त बदल गया है और ऐसी परिस्थिति हो गई है जहां पर कि अब हम जजेस की भी जो है निंदा करने से बाज नहीं आते हैं, जो कि क्या कह रहा है अनकन्वेंशनल है, अपरंपरागत है, साथ में नॉट इन लाइन विद पॉपुलर एक्सपेक्टेशन, मतलब उस लाइन पर फिट नहीं बैठता है। नॉट इन लाइन कहने का मतलब उससे कतारबद्ध नहीं है, उससे संबद्ध नहीं है, उसमें फिट नहीं बैठता है। पढ़ेंगे ना मीनिंग समझ में आता है। हाँ हिंदिया नहीं आएगा, मीनिंग हुआ समझ में आ जाए। आपके मन में हो रहा हिंदी या मीनिंग में क्या मतलब है। हिंदी हुआ दूसरे भाषा में अनुवाद, मीनिंग हुआ उसका भाव, कहना क्या चाहते हो। ये देखिए कह रहा वी हैव एवन सीन जजेज पर्सनल लाइफ बीइंग सब्जेक्टेड टू पब्लिक डिबेट। अब देखिए यहां तक यह भी देखा जाता है कि जज की जो पर्सनल लाइफ है वो क्या है, पब्लिक डिबेट का सब्जेक्ट है ना। इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू कीप चार्जशीट अवे फ्रॉम पब्लिक नॉलेज कुड बी डिसअप्रूव्ड बाय दोज who are constantly pushing to expand the frontiers of judicial reticence। रेटिसेंस का मतलब चुप्पी से है, खामोशी से है। तो ये उनके लिए क्या हो सकता है कि इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू कीप चार्जशीट अवे फ्रॉम पब्लिक नॉलेज कुड बी डिसअप्रूव्ड। बिल्कुल वो लोग तो बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे ना, उनको कोई भी आप तर्क दीजिए, जो इसमें ओपननेस चाहते हैं, जो इसमें खुलापन चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत पंगा है। वो कहेंगे भैया हम ना मानते हैं। क्या करेंगे, जुडिशियल रेसिस्टेंस को क्या करना चाहते हैं कि खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, एकदम ओपननेस की पराकाष्ठा पर ले जाना चाहते हैं कि भैया जो हो फेयर एनफ होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, इन माई व्यू शेयरिंग अ चार्जशीट विद द पब्लिक ऑन डिमांड इज वेरी मच इन ऑर्डर। देखिए डिमांड पर जो होता है वो ऑर्डर में है। कह रहा है कि while it is need not necessarily be posted on the website of court concerned, public interest dictates a positive response, है ना, necessarily to be post to a request to pursue its content। क्या कह रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट डिक्टेट करती है पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि भैया हमको उसका कंटेंट जानना है तो क्यों नहीं दीजिएगा, कि आखिरकार क्या मुद्दा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आखिर क्या घटना हुई। आगे क्या कह रहा है कि इट इज ट्रू दैट वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वार्थ, इंटरेस्ट का मतलब हो गया फायदा, और वेस्टेड इंटरेस्ट कहने का मतलब है किसी मुद्दे में जो निहित होता है उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है इन लीग विद द अक्यूज्ड माइट एंगेज इन फाइंडिंग लूप होल्स। लूप होल्स का मतलब है कुछ ऐसी गड़बड़ी, है ना, लूप होल्स का मतलब कमी, इन चार्जशीट विद इन अ व्यू टू अंडरमाइन द प्रोसिक्यूशन केस। अंडरमाइन का मतलब होता है खत्म करना, खोखला करना, कमजोर करना, सेंस तो वही आ रहा है ना। कह रहा है कि इट इज ट्रू दैट वेस्टेड इंटरेस्ट इन लीग विद अक्यूज्ड माइट एंगेज इन फाइंडिंग लूप होल्स। हो सकता है कि चार्जशीट के डिमांड में यह बात निहित हो, यह स्वार्थ निहित हो कि आखिरकार उसका लूप होल क्या है, यह पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, केस को अंडरमाइन कर देंगे।
है ना, विद अ व्यू टू अंडरमाइन द प्रोसिक्यूशन केस, बट दिस इज नो रीजन टू प्रिवेंट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक फ्रॉम wanting to have a look charge sheet before commencement of the trial and be denied an opportunity to evaluate the quality of an investigation. ठीक है, यहां पर देखिए, आप लोग को लगता हो कि want के साथ ing नहीं लगता है, किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, देखिए यहां पर किया गया है, नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि द अक्यूज माइट एंगेज, इस पर विशेष चर्चा ग्रामर की क्लास में करेंगे, एंगेज इन फाइंडिंग लूप होल्स, यहां तक खत्म हो गया था। कह रहा है बट दिस इज नो रीजन टू प्रिवेंट मेंबर्स ऑफ पब्लिक फ्रॉम वांटिंग टू हैव लुक एट द चार्ज शीट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब यह है कि यह कोई कारण नहीं बनता है कि आप पब्लिक बॉडी को रोक दीजिएगा यह जानने से ट्रायल से पहले कि चार्ज शीट में है क्या और इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हुआ है। क्या इंस्टीड द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस बाय रैंक आउटसाइडर, जो एक रैंक आउटसाइडर है, अगर उनके द्वारा इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, हैज द पोटेंशियल टू एनहांस द साउंडनेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, उसमें यह क्षमता हो सकती है कि एक जो जुडिशियल आएगा, जो फैसला आएगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके साउंडनेस को वो बढ़ाए, क्योंकि अगर पब्लिक जानेगी तो वहां बेईमानी नहीं होगा, पब्लिक के सामने सब कुछ खुल जाएगा। डिमांड तो यही है कि भैया क्या कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंस्टीड द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस बाय रैंक आउटसाइडर, जब इसको किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैज द पोटेंशियल, इसमें एक पोटेंशियल है टू एनहांस द साउंडनेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंट टेंडेंशियस प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट इनोसेंट इंडिविजुअल्स। मतलब टेंडेंशियस कहने का मतलब है कि एक टेंडेंसी है, जानबूझ करके जो किया गया है, पक्षपातपूर्ण जो किया गया है इनोसेंट इंडिविजुअल के खिलाफ, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना, इंडिविजुअल्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो कि फैक्ट पर आधारित नहीं है, उससे बचा जा सकेगा, है ना। क्या कह रहा है कि वी नाउ नो हाउ सम इन्वेस्टिगेशंस आर मैलिशियस एंड प्रेजुडिस्ड ड्यू टू एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन। एक्सट्रेनियस कहने का मतलब है कि कोई बाहरी कंसिडरेशन को लेकर के हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके का मैलिशियस यानी कि द्वेषी या फिर दुर्भावनापूर्ण, और प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, ये कई बार चर्चा हो चुकी है इसकी, कि ये किया जाता है। वी नाउ नो हाउ सम इन्वेस्टिगेशंस आर मैलिशियस, कैसे होते हैं, एंड प्रेजुडिस ड्यू टू एक्सट्रेनियस अंडर्स consideration. A trial court will actually benefit from outsider scrutiny of the prosecution case if a charge sheet is made available to the lay public. मतलब है कि आम जनता के लिए अगर ये अवेलेबल किया जाए, ले पब्लिक के लिए अवेलेबल किया जाए, तो क्या हो जाएगा, स्क्रूटनी ऑफ प्रोसिक्यूशन केस जो हो जाएगा ना, वो बेनिफिट करेगा, फायदा पहुंचाएगा, साउंडनेस को बेहतर करेगा। राइटर का ये अपना ओपिनियन है कि अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी या फिर किसी पक्षपातपूर्ण भावना से किसी इनोसेंट को फंसाया गया है, इन सब में बेहतर जानकारी मिल सकती है और फैसला सही और सटीक होगा। आगे क्या कह रहा है, लास्ट चांस। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इज अ वेकअप कॉल टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक वेकअप कॉल है, किसके लिए, विशेष करके बहुत सारी एजेंसी के लिए, खास करके सीबीआई की बात कर रहा है, which have often been assailed, अब देखिए, by court for delays in filing charge sheet or the poor quality of investigation। अब बताइए कि सीबीआई का क्या किया गया होगा, प्रशंसा या बुराई? बुराई करना या सुनाना, है ना, या बौछार करना, यही होगा ना, मीनिंग तो यही आ रहा है। क्या कह रहा है कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विच हैव ऑफन बीन असेल्ड, मतलब जिसे सुनाया गया है, ठीक है, कई बार उसकी बुराई की गई है, बाय कोर्ट, किस बात के लिए, फॉर डिलेज इन फाइलिंग चार्जशीट। हम कैसे समझे इसका, प्रशंसा क्यों नहीं समझे, भैया डिले हुआ है तो कोर्ट क्या उसको फूलमाला लेकर पूजा करेगा? क्या कह रहा है, डिलेज इन, और क्या कह रहा था, पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए भी कह रहा है कोर्ट स्क्रूटनी इज गुड फीचर इन इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम that reasonably ensures the false prosecution of an innocent individual is only aberration। ठीक है, हमारा जो कह रहा है ना, कोर्ट स्क्रूटनी इज अ गुड फीचर इन इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस, बिल्कुल, जस्टिस सिस्टम दैट रीजनेबली इंश्योर्स दैट फॉल्स प्रोसिक्यूशन ऑफ इनोसेंट इंडिविजुअल इज ओनली एन एबरेशन, पथ भ्रष्टता है, नॉट द रूल। ये जो किसी इनोसेंट इंडिविजुअल के साथ ऐसा हो जाता है तो वो सिर्फ पथ भ्रष्टता है, नियम नहीं है।
a chance for well-meaning members of the public to study a charge sheet, at least an important case before a trial begins, will only ensure that prospect of loosely framed charge sheet will be fewer in number. क्या कह रहा है? लास्ट में एक लाइन लिख दिया कि एटलीस्ट, कम से कम इतना तो जरूर है कि इन इंपॉर्टेंट केसेस बिफोर अ ट्रायल बिगिन, मतलब अगर चार्जशीट ट्रायल होने से शुरू होने से पहले ही पढ़ने को मिल जाता है तो विल ओनली इंश्योर, जो कि ये इंश्योर करेगा प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजली फ्रेम्ड चार्जशीट, जो मतलब होता नहीं ढीला ढाला चार्जशीट बना दी जिसमें कि बेल वेल मिल जाए या फिर आसानी से बड़ी हो जाए, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो राइटर का ये कहना है, दोनों सारी बातें, दोनों मुद्दे सामने रखे गए कि कोर्ट ने क्या कहा कि भैया चार्जशीट क्यों नहीं कर सकते। ये कंट्राडिक्टरी हो गया 2016 वाले उस यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, वहां कहा गया था कि एफआईआर को जो है आप 24 घंटे के अंदर एक रिलेवेंट जो वेबसाइट है, एजेंसी है, उसके वेबसाइट पर आप उसको अपलोड कीजिए। लेकिन चार्जशीट तो एफआईआर है नहीं। कोर्ट ने तो ये कहा कि भैया चार्जशीट अलग चीज है, फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो जो सूचना कलेक्ट की गई है, जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में गड़बड़ी हो सकती है। बट राइटर का कहना है कि अगर रैंक आउटसाइडर इसको एनालिसिस करे तो शायद फायदा हो सकता है। उम्मीद तो यह है कि टॉपिक को आपने एंजॉय किया, एक नई जानकारी आपके साथ जुड़ी, साथ में बहुत सारे अच्छे शब्द आपको सीखने के लिए मिले और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, शाम में 8 से 8:15 के बीच में लाइव क्लास शुरू होती है, जो आने वाले डिफरेंट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर कराया जाता है। तो उसे ज्वाइन करने से चूकिएगा नहीं, जरूर मिलिए। वहां पर बहुत सारी नई चीजें सिखाएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से इंग्लिश में स्कोर कर सके। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।